शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ पीआईबी से देखेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, ये इंडेक्स बताता है कि किसी भी देश में किसी कंपनी को बिजनेस करना, बिजनेस इस्टेब्लिश करना कितना आसान है। वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन की सहायता से वो कितने सुगम तरीके से बिजनेस कर पाएगी, ये इंडेक्स इस बात को बताता है। ठीक है, तो एक प्रकार का ये इंडेक्स होता है। इसमें कारोबार सुगमता के लिए कई तरह के पैमाने रखे गए हैं। ठीक है, इन पैमानों से पता चल जाता है, इनके नंबरों से पता चल जाता है कि ये पॉइंट में ये देश कितना आगे है। जैसे कि लेबर के रेगुलेशन हमारे यहाँ पर कैसे हैं, उनके नियम कानून कैसे हैं। ठीक है, ऑनलाइन सिंगल विंडो सही है कि नहीं है। इसके अलावा सूचनाओं तक पहुँच, इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, ऐसे कई सारे पॉइंट इसमें रखे गए हैं। सब में अलग अलग नंबर दिए जाते हैं। देश में उद्योग और जो आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है, ठीक है, इसको तैयार करता है। फिर जो DPIIT है, जिसको हम शॉर्टकट में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग बोल रहे हैं, DPIIT विकास बैंक के सहयोग से सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अंतर्गत इसमें कई सुधार संबंधी प्रक्रियाओं का सुझाव देता है। इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड बैंक इस इंडेक्स को जारी करता है। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 63वें स्थान पर है। ये पुराना रिकॉर्ड बताया जा रहा है। उसने 14 स्थानों की छलांग लगाई है। ये सकल आंकड़ा है जो बता रहा है किसी देश में कारोबार की सुगमता कितनी है। हर साल वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक रिपोर्ट को जारी करता है। इसके माध्यम से विश्व बैंक किसी भी देश में बिजनेस करना कितना आसान है, इस पोजीशन को बताता है। कारोबार के रेगुलेटर इसके अलावा नियमों के अनुसार 10 मानकों पर कारोबार करने की शर्तों को देखा जाता है कि किसी देश में ये कितना आसान या मुश्किल है। विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 10 मानकों के आधार पर जारी की जाती है। वो कौन कौन से मानक हैं? इसमें शामिल है बिजनेस की शुरुआत करना कितना आसान है, गोदाम की व्यवस्था, भंडार गृह स्टोरेज जिसको बोलते हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, यदि कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उनको सेफ्टी कितनी है, इसके अलावा देश से बाहर इंपोर्ट कितना, आयात कितना होता है, बाहर से कितना आयात करवाता है, और टैक्स सिस्टम हमारे यहाँ का कैसा है। ये सारे पॉइंट इसमें शामिल होते हैं। यदि हम इसके इंट्रोड्यूस करने की बात करें तो कब से इसको शुरुआत में लाया गया है, तो 2003 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि प्रोवाइड किया जा सके एक असेसमेंट, मतलब कि अंदाज़ा लगा जा सके ऑब्जेक्टिव मेजर्स ऑफ बिजनेस रेगुलेशन की, मतलब कि किसी भी देश में बिजनेस का रेगुलेशन किस प्रकार का है उसका असेसमेंट लगाने के लिए इस इंडेक्स को तैयार किया गया था। एंड देयर इन्फोर्समेंट अक्रॉस 190 इकोनॉमीज ऑन 10 पैरामीटर अफेक्टिंग ए बिजनेस थ्रू इट्स लाइफ साइकिल। 10 पैरामीटर इसमें रहते हैं। ठीक है, 190 देशों में बिजनेस करना कितना आसान है उसका असेसमेंट लगाता है ये इंडेक्स। 10 डिफरेंट पैरामीटर पूरे के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। अभी तक हम जितने भी देखे थे उसमें 10 के नाम नहीं बताए गए थे। ठीक है, तो बिजनेस को स्टार्ट करना कितना आसान है। डीलिंग विथ कंस्ट्रक्शन परमिट, ठीक है, यदि कंस्ट्रक्शन करना है तो परमिट लेना है, उसके साथ में कंपनी डील करेगी तो कितना आसान रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, तो कितने कम दाम में अवेलेबल हो पा रही है। इसके अलावा प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी, लोन मिल पाएगा कि नहीं। इसके अलावा जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। फिर है टैक्स किस प्रकार से है वहाँ का, कम है, ज़्यादा है, रेगुलेशन किस प्रकार का है। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्समेंट कैसा है। एंड रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, ये सारे 10 के 10 पैरामीटर इसमें शामिल किए जाते हैं।
वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है, इसलिए हम विश्व बैंक के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। इसको क्रिएट किया गया था 1944 में एज ए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, शॉर्टकट में IBRD के रूप में, along with द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IBRD प्लस IMF। ठीक है, तो जो IBRD है ये ही बाद में फिर वर्ल्ड बैंक बन गया था। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज़ यूनिक ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ 5 इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, तो जो 5 संस्थाएं हैं ग्लोबल पार्टनरशिप वाली, उसमें शामिल है वर्ल्ड बैंक। वर्किंग फॉर सस्टेनेबल सॉल्यूशन दैट रिड्यूस पॉवर्टी, वर्ल्ड बैंक का काम है गरीबी को कम करना। इसके अलावा बिल्ड शेयर्ड फॉर प्रॉस्पेरिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज़, कुल मिलाकर के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा देना। मेंबर की बात करें तो 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें, इंडिया भी इसका सदस्य है। कौन कौन सी रिपोर्ट्स ये जारी करता है? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी करता है और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसके 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं? पहला है IBRD, ये प्रोवाइड करता है लोन, इसके अलावा क्रेडिट्स एंड ग्रांट्स। ठीक है, लोन देगा आपको और ग्रांट्स भी देता है, मतलब एक बार आपकी सहायता कर देगा, फिर उस पैसे को आपको वापस नहीं करना है। IBRD के बाद होता है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये प्रोवाइड करता है लो या फिर नो इंटरेस्ट लोन टू लो इनकम कंट्रीज़, मतलब कि बहुत ही कम ब्याज दर पर लोन देना या फिर बिना ब्याज वाला लोन प्रोवाइड करने का काम IDA करता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है कि इसका मेन उद्देश्य है देश का विकास। फिर है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IFC बोलते हैं। ये प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट एडवाइस, इसके अलावा एसेट मैनेजमेंट टू कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स। इन्वेस्टमेंट को प्रोवाइड करना, एडवाइस देना, एडवाइस, इसके अलावा एसेट मैनेजमेंट का काम करना कंपनियों के लिए और सरकार के लिए। फिर आता है मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी, मीगा जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं। इंश्योर्स लीडर्स एंड इन्वेस्टर अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क सच एज वार। ठीक है, तो ये क्या काम करता है मीगा? किसी देश में कहीं पॉलिटिकल रिस्क है, जैसे कि वार की कंडीशन चल रहा है, ठीक है, तो उस टाइम में बीमा का काम कौन करेगा? मीगा करता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ICSID, ये सेटलमेंट करता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड झगड़ों को बिटवीन इन्वेस्टर और कंट्रीज़ को। यदि भारत में किसी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो भारत और उस कंपनी के बीच में जो झगड़ा हुआ है उसको सेटलमेंट करने का काम करेगा ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ठीक है, और इंडिया लेकिन इसका सदस्य नहीं है। PIB की अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, एक सिंगर की डेथ से रिलेटेड है ये, KK। ठीक है, KK की डेथ हो गई है। ठीक है, गाते हुए ही उनकी मृत्यु हुई है। आप संयोग भी देखिए, बंगाल में एक परफॉर्मेंस ये दे रहे थे, उसी दौरान ऐसा माना जा रहा है कि ऑडिटोरियम में क्षमता से ज़्यादा भीड़ थी, AC नहीं चल रहा था, पसीने से बदहाल सिंगर ने की थी शिकायत, और ऐसा माना जा रहा है इसी के चलते चलते, ऑक्सीजन की कमी के चलते चलते इनकी डेथ हो गई है। इनकी उम्र बताई जा रही है 53 साल। ठीक है, KK कोलकाता के नजरुल मंच पर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। KK की मौत पर अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया गया है और परिवार की सहमति मिलने के बाद बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाएगा। KK के बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि इनका जो टर्निंग पॉइंट था वो था पल एल्बम। ठीक है, पहले ये सेल्स का काम करते थे। 3 महीने तक सेल्स की नौकरी करने के बाद सिंगर ने पिता और पत्नी की मदद से इसको छोड़ दिया था। इसके बाद इन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री की राह पकड़ी। ठीक है, दोस्तों की मदद से KK जिंगल्स बनाते रहते और गाने लगे, लेकिन पैसा तो इन्होंने कमाया, लेकिन वो खुश नहीं थे। फिर 1999 में उनका पहला एल्बम पल लॉन्च हुआ था।
पल केके के जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। इसमें एक प्यार के पल से गाना था, काफ़ी फेमस हुआ था। इसके बाद यारो सॉन्ग भी खूब पसंद किया गया। 2007 में एक सुपरहिट फिल्म आई थी भूल भुलैया, इसका भी जो रोमांटिक सॉन्ग था, ठीक है, उसको भी इन्होंने ही दिया था। इसके बाद फिल्म माचिस का सुपरहिट सॉन्ग छोड़ आए हम वो गलियां, इस गाने को भला कोई कैसे भूल सकता है। तड़प तड़प के इस दिल से आ निकलती रही, ठीक है। फिल्म थी हम दिल दे चुके सनम, ये गाना कितना फेमस हुआ था। पीआईबी की अगली न्यूज़ है मिताली एक्सप्रेस से संबंधित, ठीक है। तो मिताली एक्सप्रेस ट्रेन हफ्ते में 2 दिन चलने वाली है। ये ट्रेन रविवार और बुधवार को सुबह 11:45 बजे न्यू जलपाईगुड़ी से रवाना होगी और उसी दिन देर रात 11:30 बजे ढाका पहुंचने वाली। सवेरे 11:45 में ये कहाँ से निकलेगी? न्यू जलपाईगुड़ी से, और 10:30 बजे ढाका पहुंचेगी, बांग्लादेश की राजधानी। वहीं ढाका से ये ट्रेन हर सोमवार और गुरुवार को चलने वाली है। रात को निकलेगी 9:30 बजे और सवेरे पहुंचाएगी 7:15 पर न्यू जलपाईगुड़ी। कहाँ से कहाँ चलती है ये ढाका और जलपाईगुड़ी को जोड़ने का काम करती है ट्रेन, भारत और बांग्लादेश के बीच में। अभी हमारे देश में 2 ट्रेनें चलती थी, अब ये तीसरी ट्रेन हो गई है भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत और बांग्लादेश के बीच चली मिताली एक्सप्रेस तीसरे नंबर की ट्रेन है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 ट्रेनें पहले से ही चल रही हैं। पहली है मैत्री एक्सप्रेस जो कलकत्ता और ढाका को जोड़ती है। दूसरी है बंधन एक्सप्रेस जो कलकत्ता और खुलना के बीच में चल रही है, ठीक है। ये हमको याद में रखना है। जो मैत्री एक्सप्रेस है कहाँ से कहाँ तक? कोलकाता और ढाका को जोड़ती है। जो दूसरी ट्रेन है बंधन एक्सप्रेस, ये कलकत्ता और खुलना के बीच में चलती है। और जो तीसरी चल रही है वो जलपाईगुड़ी से ढाका जाती है, ठीक है, जिसका नाम रखा गया है मिताली एक्सप्रेस। जलपाईगुड़ी से ढाका को जोड़ने का काम करेगी, हफ्ते में 2 बार चलेगी। सरकार ने इसको हल्दीबाड़ी चिलाटी रेल लिंक के माध्यम से नई रेल यात्री सेवा मिताली एक्सप्रेस शुरू करने का निर्णय लिया। न्यू जलपाईगुड़ी मतलब भारत से लेकर के ढाका बांग्लादेश के बीच में ये तीसरे नंबर की रेल यात्री सेवा है। इसको वर्चुअल माध्यम से नई दिल्ली में रेल भवन से 1 जून 2022 को इसकी शुरुआत की गई। इसमें रेल मंत्री शामिल थे अश्विनी वैष्णव और बांग्लादेश के रेल मंत्री थे मोहम्मद नूरुल इस्लाम। इस रेल सेवा का उद्घाटन 27 मार्च 2021 को दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया था। इसकी हिस्ट्री कहाँ से चालू होती है? 27 मार्च 2021 से दोनों प्रधानमंत्रियों ने वर्चुअल माध्यम से इस सेवा का उद्घाटन किया था। इसके पहले ये रेलगाड़ी कोविड महामारी प्रतिबंधों के कारण शुरू हम नहीं कर पाए थे। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं नेशनल हेराल्ड केस के बारे में कुछ जानकारी देखेंगे। इसके अंतर्गत ईडी ने राहुल और सोनिया गांधी को समन भेजा है, ठीक है। तो क्या था ये केस? पहली बार चर्चा में ये केस आया था 2012 में। एक बीजेपी के लीडर थे सुब्रमण्यम स्वामी। इन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडिया लिमिटेड, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने में कुछ न्यूज़पेपर प्रकाशित करता था, जब ये कंपनी घाटे में चली गई, लॉस में जाने लगी, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मिलकर के इसको अधिग्रहण किया था, या फिर कहना चाहिए खरीद लिया था। तो उस टाइम में जो शेयर होल्डर्स थे इस कंपनी के, उनसे अनुमति नहीं ली गई थी, ऐसा आरोप लगाया जाता है किनके ऊपर? कांग्रेस के लीडरों के ऊपर। तो गलत तरीके से एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड का इन्होंने अधिग्रहण किया था। आरोप लगाया गया था कि यंग इंडिया लिमिटेड, इसके जरिए एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया गया था, मतलब उसके शेयर खरीदे गए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि ये सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था। साजिश के तहत यंग इंडिया लिमिटेड को टीजेएल की संपत्ति का अधिकार दे दिया गया था। पहले क्या चलता था?
एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड, इसको अधिग्रहण करके क्या नाम दिया गया, यंग इंडियन लिमिटेड। तो नेशनल हेराल्ड की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर के 1938 में की थी। एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी है, ठीक है। नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी कौन है, एजेएल है। फिर कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ रुपए का जो कर्ज था उसको अपने ऊपर ले लिया। इसका मतलब ये हो गया थी पार्टी ने 90 करोड़ रुपए का इसको लोन दिया था। इसके बाद 5 लाख रुपए से यंग इंडिया कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की 38% हिस्सेदारी थी। बाकी की 24% हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज, अब दोनों की डेथ हो गई थी, इनके पास थी। अब TAJL के 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडिया को दे दिए गए और इसके बदले यंग इंडियन को कांग्रेस का लोन चुकाना था। फिर 9 करोड़ शेयर धारक के साथ साथ में यंग इंडिया को इस कंपनी के 99% शेयर हासिल हो गए थे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ़ कर दिया, यानी यंग इंडिया को मुफ्त में TAJL का स्वामित्व मिल गया था। अगली न्यूज़ हम देखेंगे प्रवर्तन निदेशालय से, क्योंकि ईडी ने ही इनको समन किया है तो ईडी के बारे में हम कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। ईडी को हिंदी में कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। इसका गठन हुआ था 1 मई 1956 को। शुरू में इसको प्रवर्तन यूनिट बोलते थे, बाद में 1957 में इस यूनिट का नाम चेंज करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर दिया गया था, ठीक। ये खुफिया एजेंसी होती है जो हमारे देश में रुपए पैसों संबंधी जो लेन देन होता है उस अपराधों को देखती है। किसी प्रकार की आर्थिक उथल पुथल यदि होती है तो ये जिम्मेदारी ईडी की होती है कि वो इस प्रकरण की जांच करेगी। ईडी के पास आर्थिक रूप से कानून लागू करने की पावर होती है। यदि कोई नागरिक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 और धन शोधक निरोधक अधिनियम 2002 का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने और उसको गिरफ्तार करने का अधिकार होता है ईडी को। पहले एक फेमा एक्ट चलता था, 1 जून 2000 को फेमा एक्ट लागू किया गया था। कुछ समय के बाद फेमा संबंधित जितने भी मामले थे वो ईडी को ट्रांसफ़र कर दिए गए। अभी यदि देखा जाए तो ईडी फेरा और फेमा, फेरा मतलब 1973 का कानून और फेमा मतलब 1999 के अंतर्गत कार्यवाही करती है। बहुत सारे इसके अधिकार क्षेत्र हैं, जैसे कि ईडी के पास पावर होती है विदेश में किसी भी संपत्ति पर कार्यवाही कर सकती है, ठीक है। रोकथाम करने का उसको अधिकार होता है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पाए गए लोगों के खिलाफ जब्ती करना, उनकी गिरफ्तारी और खोज करने का भी अधिकार ईडी को रहता है। वित्तीय रूप से देश में वित्तीय रूप से यदि हमारे देश में कुछ गैरकानूनी काम हो रहे हैं तो उस पर कार्रवाई करने का अधिकार ईडी को होता है। ईडी काम कैसे करता है, तो इसके जो मुख्य कार्य है फेमा के प्रावधानों के संदिग्ध उल्लंघन की गहनता से जांच करना है, ठीक है। फेमा एक्ट में अपराध बताए गए हैं, उसका यदि उल्लंघन होता है तो उसकी जांच करता है ईडी। कुछ फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड अपराध हो सकते हैं, ठीक है, ये भी इसके अंडर में आ जाते हैं। प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी के 10 जोनल ऑफिस हैं, जिसमें से प्रत्येक में एक उपनिदेशक रहेगा और 11 उप क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर, इनको देख लीजिए, ठीक है। ईडी के कार्यालय हैं लखनऊ में, दिल्ली, मुंबई, पटना, कलकत्ता, बेंगलुरु, गुवाहाटी, चंडीगढ़, पणजी, जयपुर, अहमदाबाद, जालंधर, हैदराबाद और श्रीनगर में। कई सारे काम हैं जिनको ये देखता है, जैसे कि अवैध संपत्ति को जब्त करना, विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार यदि होता है तो उसको रोकना। यदि किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार हो रहा है तो उसकी अनुमति भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ईडी जांच करता है। भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा यदि कोई इकट्ठा कर रहा है तो उसकी जांच करना। हवाला लेन देन की संपत्ति की जांच करना। ईडी द्वारा इंक्वायरी करने पर व्यक्ति के लेन देन की जांच की जाती।
फॉरेन में संपत्ति की खरीद पर जांच कर सकता है। इसके अलावा आयात मूल्य को कम और निर्यात मूल्य को अधिक आंकना, ये सारे केस देखता है ईडी। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं यूरोपियन यूनियन से। हाल ही में, शायद ये कल की ही न्यूज़ आई थी कि यूरोपियन यूनियन ने फिर से रसिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं। नया सैंक्शन ऐसा लगाया था कि लगभग 90% जो इंपोर्ट है गैस और क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो भी उत्पाद हैं उनके ऊपर यूरोपियन यूनियन रसिया के ऊपर बैन लगा रहा है। अब रसिया एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा यूरोपियन यूनियन के ऊपर में। 30 मई को एग्रीमेंट हुआ था कि 90% बैन किया जाएगा रसियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट को बाय द एंड ऑफ द ईयर। ये साल जैसे ही ख़त्म होगा, ख़त्म होते होते तक 90% जो इंपोर्ट किया जा रहा है रशियन क्रूड ऑयल का, उसको हम बैन करने वाले हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ एग्जाम्पशन भी रहे थे पाइपलाइन इंपोर्ट्स में। वाज मेड ऑन द लॉजिक, जैसे कि हंगरी, सीजैक रिपब्लिक और स्लोवाकिया। यहाँ पर चूँकि क्या नहीं है, बंदरगाह नहीं है, इसलिए ये लोग पाइपलाइन पर निर्भर हैं। दैट आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन रशियन पाइपलाइन ऑयल, डू नॉट हैव ए रेडी ऑप्शन। अब इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो स्विच कर सकें अल्टरनेटिव सोर्सेस इन द अब्सेंस ऑफ पोर्ट्स, क्योंकि पोर्ट्स नहीं है, लैंडलॉक ये कंट्री है, ऐसा बताया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पशन दिया गया था। ये अनाउंसमेंट जो किया गया है यूरोपियन यूनियन का काज्ड एन इमीडिएट सर्ज इन ऑयल प्राइसेस। ठीक है, अब इससे क्या हो सकता है कि जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विथ रसिया रिपोर्टेडली ऑफरिंग डिस्काउंट 30 से $35 पर बैरल, इंडिया हैज़ फाउंड इट कन्वीनियंट टू मेक द मोस्ट ऑफ चीप रशियन क्रूड। लेकिन अब रसिया क्या काम करेगा, दूसरी जगह में सस्ता ऑयल बेचेगा। व्हाट वाज द रैशनल बिहाइंड द मूव, ये जो कदम उठाया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, आखिर इसका कारण क्या है? क्योंकि यूरोपियन यूनियन चाहता है कि रसिया की अर्थव्यवस्था को ख़त्म किया जाए, तबाह किया जाए। ठीक है, वो जो ऑयल एक्सपोर्ट करता है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। रसियन इकोनॉमी हैविली डिपेंड करती है एनर्जी एक्सपोर्ट में। अब यूरोपियन यूनियन भी पे करता है बिलियंस ऑफ डॉलर एवरी मंथ टू रसिया। हर महीने कई और डॉलर, बिलियन डॉलर रसिया को प्रोवाइड किया जाता है इट्स क्रूड एंड रिफाइंड प्रोडक्ट्स के लिए। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि वो ब्लॉक करे इस मैसिव रेवेन्यू इनफ्लो को, जो कि यूरोपियन यूनियन से किधर जा रहा है, रसिया को जा रहा है। और यही बात पॉइंट आउट किया था यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोल्डोमर जेलेंस्की ने। यूरोपियन यूनियन यहाँ पर 2 टर्म में ये काम कर रहा है। पहली बात, फॉसिल फ्यूल्स में जो डिपेंडेंस है, ठीक है, जीवाश्म ईंधन में जो उसकी निर्भरता है, यूरोपियन यूनियन अपने आप उसको ख़त्म करना चाहता है। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ में वो कदम बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा एलिमिनेटिंग डिपेंडेंस ऑन रशियन एनर्जी फॉर ग्रेटर स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी। आगे के समय में हमें स्ट्रेटजिक रूप से ऑटोनॉमी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें आने वाले टाइम में रसिया एनर्जी एक्सपोर्ट बैन करने की धमकी देकर हमारे साथ भी गड़बड़ करे। ठीक है, इसके अलावा एनर्जी की सिक्योरिटी, अपने आप में हम कैसे करके एनर्जी सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं। मेंबर स्टेट एग्री टू मेक ए स्टार्ट बाय फेजिंग आउट रशियन ऑयल, लेकिन इसको फेज में किया जाएगा। तो जो फेज आउट किया जाएगा यूरोपियन यूनियन के द्वारा, वो क्या क्या चीज़ है, सी बोर्न इम्पोर्ट्स ऑफ रशियन क्रूड विच अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ यूरोपियन यूनियंस ऑयल इम्पोर्ट्स फ्रॉम रसिया। 2/3 जो हिस्सा है वो अब इंपोर्ट करना यूरोपियन यूनियन बंद कर देगा। ठीक है, जर्मनी और पोलैंड की बात करें तो इन्होंने वादा किया है कि हम फेज़ आउट कर देंगे इवन देयर पाइपलाइन इंपोर्ट। मतलब कि वो पाइपलाइन से कुछ मंगवाते थे रसिया के माध्यम से, उसको भी ये लोग क्या करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं एंड ऑफ द ईयर। द एम्बार्गो वुड एलिमिनेट 90% ऑफ रशियन ऑयल इंपोर्ट्स
टोटल देखा जाए तो 90% जो ऑयल इंपोर्ट है वो बंद होने वाला है, और जो बचा हुआ 10% है दैट इज़ बीन अलाउड रिप्रेजेंट ए फ्री पास फॉर हंगरी। इसके अलावा सीजेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और बुल्गारिया टू कंटिन्यू इंपोर्ट्स वाया ड्रूजबा पाइपलाइन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क। जिस पाइपलाइन की हम बात कर रहे हैं, जिसको बताया जा रहा है विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन नेटवर्क है, तो वो है ड्रूजबा पाइपलाइन। ये देखिए यहाँ से इस प्रकार से ये होते हुए जा रही है। कलर चेंज करके इसको हम देख लेते हैं। यहाँ रसिया का एलमाइटिस्क से होते हुए इस प्रकार से ये जा रही है, ये नॉर्थ की तरफ चली गई, और एक गई है साउथ की तरफ में बुडापेस्ट, और भी ज़्यादा इधर से ब्रास्टेलिया, लिटविनोव, यहाँ तक ये जाती है। तो 90% ही ये लोग बैन कर रहे हैं, 10% छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ये जो 3 लैंडलॉक कंट्रीज़ है ना, ये लोग इनके ऊपर अभी इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए 10% इनको छूट दे दी गई है कि आप काम अपना करते रहिए। जो छूट दी गई है उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि ये जो कंट्री हैं यूरोपियन यूनियन की, ये लैंडलॉक कंट्री मानी जाती हैं। हंगरी इंपोर्ट्स करता है 65% ऑफ इट्स ऑयल वाया पाइपलाइन। रसिया से पाइपलाइन के माध्यम से 65% ऑयल ये इंपोर्ट कर रहा है। 50% सीजैक रिपब्लिक्स ऑयल इंपोर्ट्स आर रसियन, वाइल स्लोवाकिया गेट्स 100%। स्लोवाकिया 100% रसिया से पाइपलाइन के माध्यम से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। बुल्गारिया की बात करें, विच गेट्स 60% ऑफ इट्स ऑयल फ्रॉम रसिया, 60% पाइपलाइन के माध्यम से मंगवा रहा है। नॉट लैंडलॉक, ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, बट इट्स रिफाइनरीज 8% आर ओनली इक्विप्ड टू प्रोसेस रसियन क्रूड। तो लेकिन इसके पास जो रिफाइनरीज हैं वो इतनी ही सक्षम हैं कि वो केवल रसिया से जो माल मंगवाया गया है, कच्चा तेल, रशियन क्रूड, उसको क्या कर सकती हैं, प्रोसेस कर सकती हैं। ऑयल को बैन किया गया है, क्या इसके अलावा भी इस पैकेज में कुछ कदम उठाए गए हैं? ठीक है, तो इसमें इंक्लूड किया गया है रसिया का जो बर बैंक है, एसबर बैंक है, ठीक है, रसिया का लार्जेस्ट बैंक है, दैट होल्ड्स 1/3 ऑफ रसियन बैंकिंग एसेट। रसिया की बैंकिंग एसेट जितनी भी है उसका 1/3 हिस्सा इस बैंक के पास में है। तो इसको स्विफ्ट की जो सुविधा मिल रही है, स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम मिल रहा है, इससे उसको रोकना है। ए बैन ऑन 3 रसियन आउंड ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क फ्रॉम EU, सैंक्शन ऑन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर वार क्राइम इन यूक्रेन। ठीक है, इंडिविजुअल के ऊपर भी कुछ सैंक्शन लगाए गए हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है वार क्राइम के लिए यूक्रेन में। एंड ए बैन ऑन EU बेस्ड फर्म ऑफरिंग इंश्योरेंस, यूरोपियन यूनियन बेस्ड कंपनियां जो कि ऑफ़र कर रही हैं इंश्योरेंस, उनके ऊपर भी बैन लगाना। फाइनेंसिंग, ब्रोकरिंग और एनी अदर टेक्निकल सर्विस रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑयल टू रशियन शिप्स। अब यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि यदि यूरोपियन यूनियन ये कदम उठाया है तो इससे कितना ज़्यादा रसिया प्रभावित होने वाला है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने 2/3, 2/3 हिस्सा को बैन कर दिया है। इसका मतलब ये है प्रतिदिन 1.2 से 1.5 मिलियन बैरल पर डे जो एक्सपोर्ट हो रहा था, एंड 1 मिलियन बैरल इन रिफाइंड प्रोडक्ट, 1 मिलियन बैरल रिफाइंड प्रोडक्ट आता था और 1.2 से 1.5 मिलियन बैरल पर डे ऑयल जाता था, वो बंद होने वाला है। विच माइट काइज रशियन एन एनुअल लॉस इन रेवेन्यू ऑफ $10 बिलियन। ठीक है, यदि हम एनुअल लॉस को देखें तो सालाना लॉस उसको होने वाला है $10 बिलियन का। गिवन रसियास लिमिटेड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और रसिया के पास लिमिटेड स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है। द कटबैक इन डिमांड वुड फोर्स रसिया टू फाइंड अदर मार्केट। अब इससे रसिया को दूसरा मार्केट तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टोरेज करके कहाँ पर रखेगा। तो ये जो है इतना आसान नहीं होने वाला है।
ठीक है, इसके लिए रसिया को प्रोडक्शन में कमी करना पड़ेगा 20 से 30%, ऐसा इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोग बोल रहे हैं। एशियन इंपोर्टर की बात करें, स्पेशली इंडिया, ठीक है, इसने एब्जॉर्ब कर सकता है सम ऑफ द एक्सेस इन्वेंटरी एट डिस्काउंट प्राइसेस, बट इट रिमेन्स अनक्लियर इफ द एम्बार्गो वुड हैव एनी इम्पैक्ट ऑन रसियन मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन। तो खाली इंपोर्ट पे बैन करना, इससे क्या कुछ हो पाएगा कि रसिया अपने मिलिट्री को रोक पाए आगे बढ़ने से, ये अभी कहना मुश्किल है। वहीं यदि नेचुरल गैस के मामले में यदि देख लें तो इसमें कहा जा रहा है यूरोप विल कंटिन्यू टू पे रसिया फॉर गैस इंपोर्ट। यूरोप कंटिन्यू रसिया से जो गैस इंपोर्ट किया जा रहा है उसको कंटिन्यू रखेगा, बट सिंस क्रूड इज़ मोर एक्सपेंसिव देन नेचुरल गैस, लेकिन क्रूड ऑयल की कीमत नेचुरल गैस की अपेक्षा ज़्यादा है, इसलिए ये रसिया को ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। इंडिया ने किस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया है इस प्रकार के डेवलपमेंट को, तो इंडिया रैम्प्ड अप परचेस ऑफ रशियन क्रूड एट डिस्काउंट प्राइसेस इन द मंथ्स ऑफ फॉलोइंग द रशियन इन्वाजन। जब इंडिया को चीज़ सस्ती दे रहा है रसिया, तो इंडिया ने तेज़ी ला दी है कि हम और भी ज़्यादा खरीदेंगे, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। जैसे ही यूरोपियन यूनियन ने ये घोषणा करी है, वैसे ही क्रूड ऑयल के दाम में तेज़ी के साथ में उछाल आया है। एज यूरोप सीक्स अल्टरनेट सोर्स फ्रॉम वेस्ट एशिया, अब यूरोपियन यूनियन वेस्ट एशिया से दूसरा मार्केट तलाश कर रहा, दूसरा एक्सपोर्टर तलाश कर रहा है, अफ्रीका एंड इल्सवेयर फॉर इट्स ऑयल नीड्स। वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से अब ये तेल खरीदेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए विथ रसिया रिपोर्टेडली ऑफरिंग डिस्काउंट, और ये हम देख चुके 30 से $35 पर बैरल में इंडिया को ये प्रोवाइड कर रहा है सस्ते दाम में। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, ठीक है, हाल ही में अमेरिका में बंदूक के द्वारा 30 से ज़्यादा लोगों की जो हत्या कर दी गई थी स्कूल में, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल छपा है। इसमें बताया जा रहा है कि अलग अलग देश में बंदूक रखने को लेकर के क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। कनाडा ने ये सब घटनाओं को देखते हुए हाल ही में अपनी नीतियों में बदलाव कर दिया है शस्त्रों को रखने के लिए, ठीक है, आग्नेयास्त्रों को रखने के लिए। भारत में किस प्रकार के रूल्स हैं, यदि संक्षेप में देखा जाए 2020 में 24,576 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें से 79% मतलब लगभग 80% या फिर 19,384 घटनाओं में से बंदूक का यूज़ किया गया था। अमेरिका का संविधान कह रहा है कि आप हथियार रखो, हथियार धारण करो, ये आपका जो अधिकार है इसका हम उल्लंघन नहीं करेंगे, ऐसा संविधान कहता है, ठीक है। ये जो अधिकार है, इसको जितनी भी घटनाएं हो रही हैं इसको जोड़ करके देखा जा रहा है कि संविधान में आपको खुली छूट दी गई है कि आप हथियार रखिए, धारण करिए, आपके अधिकार का हम उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन वहीं हथियारों की बिक्री, अवैध व्यापार, इससे निपटने के लिए भारतीय कानून काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी विस्तारपूर्वक है। ये सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त हथियारों के उपयोग को कम करने के विशिष्ट प्रावधानों को भी बताता है। मतलब कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए भी लाइसेंस को और कठोर कर दो।